गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे जीएसटी के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम सब जानते हैं जीएसटी एक्ट भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस भी किया था। हमने टैक्स के टाइप्स भी पढ़े थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा हमने ये देखा था कि जीएसटी लाने की नीड इंडिया में क्यों हुई। आज हम समझते हैं कि जीएसटी का मतलब होता क्या है वास्तव में। तो इसकी डेफिनेशन एक है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स विच इज़ लेवीड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, इसका मतलब क्या होता है? कंजम्पशन, जब तक गुड्स और सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन, अल्टीमेट कंजम्पशन नहीं हो जाता है तब तक जीएसटी चार्ज होता रहेगा। हर स्टेज पर चार्ज होगा। स्टेज का मतलब सबसे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे, फिर वो होलसेलर के पास जाते हैं, फिर रिटेलर के पास जाते हैं, फिर किसी रिटेलर के पास, और ऐसे ऐसे करके फाइनली अपने कंज्यूमर के पास आते हैं। तो हर एक स्टेज पर क्या होता रहेगा? जीएसटी चार्ज होता रहेगा। और फाइनली जहाँ वो कंज्यूमर होगा, उसका जहाँ डेस्टिनेशन होगा, वहीं की गवर्नमेंट को फाइनल टैक्स की इनकम होने वाली है। दैट्स डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। हर एक स्टेज पर जीएसटी चार्ज होगा और पिछले स्टेज पर जितना जीएसटी आपने दिया है उसकी आईटीसी आपको मिलती जाएगी। जीएसटी है वो वैल्यू एडिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरी जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेशन के अंदर बताई है वो है कि जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्य में वृद्धि। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है ए। उसने कुछ गुड्स बेचना तय किया है ₹100 में। इसमें उसको 20% के हिसाब से 20 रुपये का जीएसटी वो चार्ज करता है। सामने वाले पर्सन को कितने में देगा वो गुड्स? 120 रुपये में। मान लो ये हमारा कोई रिटेलर है। 120 रुपये में इसे गुड्स मिल गए। 100 रुपये गुड्स के हैं, 20 रुपये टैक्स के हैं। अब ये पर्सन इस गुड्स को वापस से आगे बेचेगा। अभी जब आगे बेचेगा तो ये इसमें अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ऐड करेगा। मान लो इसने कॉस्ट प्रॉफिट के लिए 50 रुपीज़ ऐड किया। ये कह रहा है 150 में मैं गुड्स बेचूंगा। 150 पर 20% ही जीएसटी की रेट भी माने तो अभी 30% के हिसाब 20% के हिसाब से हम इस पर क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज करेंगे। तो 30 रुपीज़ का जीएसटी हो जाएगा। तो ये अपने सामने वाले पर्सन से कितना चार्ज लेगा? 180 रुपये। यहाँ मान लो अगेन एक कोई रिटेलर है सी, उसको ये गुड्स कितने में मिल गए? 180 में। इस 180 में क्या है? 150 तो गुड्स की वैल्यू है और 30 रुपये जीएसटी का है जो इसने पे किया है अपने रिटेलर बी को। अब ऐसे केस में ये जब आगे अपने फाइनल आपका जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको गुड्स बेच रहा है तो बेचने से पहले ये भी तो अपने प्रॉफिट लॉस का कुछ ना कुछ तो ऐड करेगा। मान लो इसने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें ऐड किया तो ये क्या कहेगा? 250 में मैं अपने गुड्स को बेचने के लिए रेडी हूँ। अब ये 250 के अंदर गुड्स बेचना चाह रहा है, 250 रुपीज़ में गुड्स बेचेगा, ये भी 20% जीएसटी चार्ज करेगा। 20% जीएसटी, 250 का 20% जीएसटी। हम यहाँ पे सारे एग्जाम्पल मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जीएसटी की रेट को सेम मान के चल रहा है। यहाँ 20% यानी कि 50 रुपये का जीएसटी चार्ज हो जाएगी। कितने में बेच देगा अपने कस्टमर को? 300 रुपये में। कस्टमर ने खरीदा, 250 के गुड्स है और 50 का जीएसटी। ओके, ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं पहले कि गवर्नमेंट को इनकम कितनी होगी। ये मैन्युफैक्चरर जो है उसने अपने रिटेलर बी से 20 रुपये जीएसटी लिया, ये 20 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा। सिंपल। ये आपका जो रिटेलर बी है इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? मैंने आपको कहा था कि जब सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी आती है। इसने सेल किया ना, कितने गुड्स सेल किए? 150 रुपये के। उस पर जीएसटी कितना लिया? 30 रुपये का। तो इसका आउटपुट टैक्स कितना बना? 30 रुपये का। ये इसको गवर्नमेंट को देना है क्योंकि इसने अपने कस्टमर से लिया है ये 30 रुपये। ये कहेगा कि जब मैंने गुड्स खरीदे थे तब मैंने इनपुट टैक्स तो दिया था ना। मैंने क्या किया था? जब इस पर्सन ए से गुड्स खरीदे तो मैंने 20 रुपये का टैक्स दिया हुआ है ना। वो 20 रुपये की मुझे क्या दे दो आप? क्रेडिट दे दो। अब मैं वो वापस से नहीं दूंगा तो मैं कितना दूंगा गवर्नमेंट को? सिर्फ
10। सेम कंसेप्ट आगे चलेगा, इस पर्सन का आउटपुट टैक्स 50 बनता है, लेकिन इसने पहले कितना दिया हुआ है, 30 रुपया दिया हुआ है, तो अब ये कितना गवर्नमेंट को पे करेगा, ₹20। और कंज्यूमर में ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो अल्टीमेट कस्टमर है, आपका अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसको कहीं आगे गुड सप्लाई करनी नहीं। तो जीएसटी की लेवी कब होगी, जब सेल होगी, जब सप्लाई होगी तब। और सेल पर आपकी जितनी लाइबिलिटी बनती है उसमें से आपको क्रेडिट मिल जाएगी, किसकी, जो आपने परचेज के टाइम पर टैक्स दिया हुआ होगा उसके, वैल्यू एडिशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं रिटेलर बी से रिलेटेड। इस रिटेलर बी ने 100 में गुड्स खरीदे। ध्यान रखना है अपने को कि जीएसटी के अंदर टैक्स को कभी भी वैल्यूएशन में शामिल नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग टैक्स आपकी वैल्यू होती है, तो एक्सक्लूडिंग टैक्स गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये की। उस 100 रुपये के गुड्स को उसने 150 में बेचा है, मतलब 50 का वैल्यू एडिशन किया। आपकी टैक्स की रेट कितनी है, 20%, तो 50 का जो एडिशन हुआ है सिर्फ उसी पर इसको टैक्स देना रहेगा, 10 रुपीज़। तो वास्तव में इसने 10 रुपये ही तो दिए। सेम अगर हम रिटेलर बी की तरफ देखें, रिटेलर सी की तरफ, तो इसने क्या किया, 100 का वैल्यू एडिशन किया, तो 100 पर टैक्स रेट कितनी, 20%, तो इसको कितना देना चाहिए गवर्नमेंट को, 20, तो बिल्कुल इसने 20 ही दिया। तो जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट पर काम करता है कि जितना वैल्यू का एडिशन आप करोगे नेट आपकी टैक्स लाइबिलिटी उतनी ही आने वाली है। तो जीएसटी में दो चीज़ें मेन रहेगी, एक तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, दूसरा ये वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट पर काम करता है। और हर स्टेज पर, मैन्युफैक्चरिंग से आप रिटेलर पर, फिर अगेन रिटेलर पर, हर स्टेज पर आपका जीएसटी चार्ज होता है, हर स्टेज पर जीएसटी चार्ज होता है, और पिछले स्टेज पर जितना टैक्स दिया है उसकी आईटीसी आपको मिलती जाती है। तो ये हमारा जीएसटी, इसके फीचर्स हम समझते हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका बर्डन, जिस पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है उसको नहीं लेना पड़ता है, वो बर्डन को आगे पास कर देता है। लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी जो है वो सभी गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, तो उन पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और सेकंड, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया है। पेट्रोल, अल्कोहल को तो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि शेयर्स हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों को क्या है, गुड्स ही नहीं माना गया, तो इन पर जीएसटी की लेवी नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल, अल्कोहल, तो इन सारी चीज़ों पर क्या होता है, जीएसटी की लेवी नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। पेट्रोल, अल्कोहल को गुड्स तो माना है लेकिन जीएसटी नहीं। शेयर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को गुड्स ही नहीं माना गया है, तो फिर जीएसटी लेवी होने की तो बात ही नहीं आएगी। तो उनके अलावा जीएसटी जो है लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। लेवीड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि पर। अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लेके समझा था कि जीएसटी जो है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन, अभी मैंने क्लियरली आपको बताया था, कंजम्पशन, जब तक कंजम्पशन नहीं होगा हर स्टेज पर जीएसटी चार्ज होता रहेगा। फाइनली जिस जगह पर जाकर उन गुड्स का कंजम्पशन होगा उसी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी की इनकम है। जीएसटी जो है हमारे यहाँ पर डुअल जीएसटी सिस्टम है, दोहरा जीएसटी मॉडल है। दोहरा जीएसटी मॉडल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। जीएसटी जो है सप्लाईज के आधार पर लगेगी कि आपकी जो सप्लाई हो रही है वो इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती क्या है समझते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई अंतर्राज्यीय आपूर्ति, इसको हम हिंदी में कहेंगे। जैसे कि गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सर्विसेज दी जाती है, तो वो होती है अंतर्राज्यीय आपूर्ति। जैसे कि राजस्थान से गुजरात में कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करिए तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, लेकिन वही राजस्थान टू राजस्थान या फिर गुजरात टू गुजरात आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो वो इंट्रा स्टेट, राज्य के भीतर की आपूर्ति कही जाएगी। समझ में आ गई चीज़। इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है और आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती है। पहले के टैक्स में क्या होता था कि राजस्थान टू गुजरात सप्लाई हुआ है तो यहाँ पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे कि राजस्थान गवर्नमेंट को इनकम होनी चाहिए या गुजरात गवर्नमेंट को। लेकिन अब जीएसटी में सारा मैटर हटा दिया। अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो जीएसटी की इनकम हमारी, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई पर आते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई जब भी होगी तो दो टैक्स एक साथ चलेंगे, सीजीएसटी और उसके साथ में या तो एसजीएसटी होगा या फिर यूटीजीएसटी। कैसे, तो ये दोनों टैक्स एक साथ लगेंगे।
इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी टैक्स रेट टोटल 18% है ना, तो 9% CGST लग जाएगा, 9% SGST या फिर UTGST। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है? CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल GST, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। स्टेट GST किसकी इनकम है? स्टेट गवर्नमेंट की। UTGST क्या होता है? तो कुछ यूनियन टेरिटरीज बनाई हुई है, संघीय प्रदेश हमारे भारत में कुछ है जो कि राज्य नहीं होते हैं, राज्य की तरह से होते हैं, जिनकी अपनी विधानसभाएं नहीं होती है, वो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती है। आगे आएगा इसका टॉपिक, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज संघीय प्रदेश राज्य की तरह से ही होते हैं, लेकिन उन्हें यूटी के रूप में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, तो फिर नोटिफाइड है वो, तो वो क्या कहलाएंगे? यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। और वहाँ पर जो GST लगता है वो UTGST है। तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई आपकी होगी, यानी कि एक ही स्टेट से उसी स्टेट में या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर सप्लाई होती है, तो वो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी और उस पर CGST लगेगा, और CGST के साथ में SGST और UTGST। ध्यान रहे, SGST और UTGST में से कोई एक ही हमेशा लगेगा, दोनों एक साथ कभी भी चार्ज नहीं होंगे, जबकि CGST 100% चार्ज होगा इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर। आई थिंक ये GST के टाइप्स आपको समझ में आ गए। IGST इंटरस्टेट सप्लाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, CGST और SGST या फिर CGST और UTGST ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, और SGST स्टेट गवर्नमेंट की इनकम, और UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक और चीज़ ध्यान रखने में है, जैसे कि हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अंडमान एंड निकोबार आपने सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स जो अपने हैं, उसके अलावा दमन दीव है, दादर नागर हवेली है, तो वो सारे क्या है? यूनियन टेरिटरीज़ है। तो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको भी इंटरस्टेट माना जाएगा, उस पर IGST चार्ज होगा। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इंटरस्टेट मानता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इंटरस्टेट माना है, तो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी भी आपकी क्या हो जाएगी? इंटरस्टेट सप्लाई में आएगी। तो GST का दोहरा मॉडल अपने देश में लागू किया गया। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी GST लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी GST लेगी। सिंगल टैक्स हमने पढ़ा है, CST, वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा, इन सारे टैक्स की जगह क्या आ गया है? एकमात्र GST आ गया। डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अब क्या है? पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। अब हमने पढ़ा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो इंटर स्टेट मान लेते हैं, एक ही स्टेट से उसी स्टेट में उसी यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी में है तो इंट्रा मान लिया। लेकिन अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होगा तो, क्योंकि वो तो किसी और देश से होता है, तो यहाँ पे रूल दिया है अपने GST के अंदर कि इंपोर्ट को आपको क्या मानना है? इंटर स्टेट सप्लाई मानना है। सिंपल, इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्सपोर्ट को क्या किया गया है? जीरो रेटेड सप्लाई माना गया, शून्य दर वाली आपूर्ति। शून्य दर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 0% टैक्स लगेगा, नो, ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है एक्सपोर्ट को, जीरो रेटेड सप्लाई। इसका प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे इसके अकाउंटिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, वो सब हम आगे के आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि इंपोर्ट को GST में इंटरस्टेट सप्लाई माना गया है और एक्सपोर्ट को GST में जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बिल्कुल GST के अंदर आगम कर जमा, इनपुट कर जमा का प्रोविजन दिया हुआ है, जो अभी हमने इस एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा था ना। इसको यहाँ पे 20 रुपए की क्रेडिट मिली, इसको यहाँ पे 30 रुपए की क्रेडिट मिली, ये होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब जो हमारे पास आया, जो हमने परचेज किया, उस पर जो टैक्स हम पहले चुका दिया है, उस टैक्स का क्रेडिट लेना, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका पूरा बड़ा चैप्टर है अपने पास, डिटेल में आराम से इसको देखेंगे। तो GST के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन, GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब क्या होता है? आप जैसे कि इनकम टैक्स में हम लोग अगर टैक्स पे करते हैं तो पहले हमें पैन लेना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसी तरह GST में भी GSTIN लेना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर किसको मिलेगा? जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो GST में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज आ जाती है। आपको हर रिटर्न्स फाइल करने रहेंगे, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो ये सारे और भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हर किसी को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस हैं, इनको फॉलो करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, उनको ये सारी चीज़ें
उनके लिए भरना पॉसिबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है एक साल के अंदर, टर्नओवर का मतलब एक तरह से सेल, टर्नओवर की भी प्रॉपर डेफिनेशन है जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वो 40 लाख, अभी 40 लाख की लिमिट भी हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं है, कुछ केसेस में ये अलग भी है। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर ये जो इसकी लिमिट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक बता रही हूँ, मैक्सिमम जो है वो 40 लाख की एक लिमिट है कि 40 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है ना तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो 40 लाख तक के टर्नओवर वाले जो छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से उनको एग्जेम्पशन दिया गया है ताकि वो ये सारे प्रोविजन से बच सके और अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे सके। इसके बाद आते हैं कंपोजिशन स्कीम, समझौता योजना। अब मान लो किसी पर्सन का टर्नओवर हो गया 42 लाख, तो अब हमने तो पढ़ा है कि 40 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर जाते से ही आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन लिया, सिर्फ 2 लाख का ही तो आपका लिमिट, 2 लाख का ही तो टर्नओवर ज़्यादा हुआ, लेकिन उसके पीछे अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और भी गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया लेकिन 1.5 करोड़ से कम है ना, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। आपको ये ऑप्शन दिया गया है, कंपलसरी नहीं है कि आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है। 40 से ऊपर जैसे टर्नओवर गया, रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी हो गया, लेकिन कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप चाहो तो समझौता योजना ले सकते हो। अब इस योजना में क्या होता है, बहुत सारे आपको रिलैक्सेशंस मिलते हैं, कम रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आपको कम मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अलावा बिल बनाने का भी बहुत इजी सा तरीका इसमें रहता है, टैक्स रेट भी सेम होती है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सेम रेट से टैक्स लगता है। तो इसका भी एक पूरा अपने पास कंपोजिशन स्कीम के ऊपर पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़, ये भी सभी स्टेट्स में सेम नहीं है, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिसमें ये टर्नओवर की लिमिट वो 75 लाख है कि 75 लाख तक का आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हो। उसके बाद तो आपको रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो समझ में आ रही, 40 लाख तक टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। 40 से ऊपर गया लेकिन 1.5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शन है, रेगुलर स्कीम में भी आप ले सकते हो, कंपोजिशन स्कीम में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लिमिटेड रेट ऑफ टैक्स, कर की सीमित दरें हैं। जीएसटी के अंदर क्या है, कर की सीमित दरें हैं। जैसे पहले के टैक्स जो आपका स्ट्रक्चर था उसके अंदर बहुत सारी टैक्स रेट्स थी, 10% थी, 12.5, 15, 18, 20, मतलब बहुत सारी टैक्स रेट्स थी, लेकिन जीएसटी के अंदर सिर्फ 4 रेट्स अभी तक मेनली नोटिफाइड है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये चारों ही लिमिटेड रेट ऑफ टैक्सेस जीएसटी के अंदर है। सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट यानी कि कर निर्धारण। कर निर्धारण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड खत्म होता है, मैं टैक्स पीरियड की बात कर रही हूँ, कभी वो 1 मंथ का होता है, कभी 3 मंथ्स का होता है और कभी 1 ईयर का होता है। तो जैसे ही आपका टैक्स पीरियड खत्म होता है आपको गवर्नमेंट को सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमने इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर कितना सप्लाई किया, कितना परचेज किया, हमारा आउटपुट टैक्स कितना बना, हमारा इनपुट टैक्स कितना बना। तो ये सारी जो आपका असेसमेंट है वो किया जाता है, उसे कर निर्धारण कहते हैं। तो जीएसटी के अंदर क्या आपको सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन दिया हुआ कि आप अपने हिसाब से खुद बता दीजिए कि हमने इतनी सेल करी, इतनी परचेज करी, इतना हमारा आउटपुट टैक्स, इतना हमारा इनपुट क्रेडिट और इतना नेट टैक्स पेबल है जिसको हम पे कर रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन आपको दिया गया। अब अगर कोई पर्सन गलत बता दे तो आपने एक बार सेल्फ असेसमेंट किया है, उसके बाद गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर मैचिंग करेगी और उसके बाद आपको फाइनली उसका फाइनल ऑर्डर इशू किया जाएगा कि हाँ आपका असेसमेंट सही है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में आपको नोटिस दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में लगभग सभी टॉपिक्स के ऊपर अपने पास अलग अलग चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जीएसटी के। आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स रहे और क्या क्या डिसएडवांटेज रहे हैं। थैंक यू।